हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो नोन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंट टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और डिफरेंट टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अलग अलग तरह का डेटा दिया रहेगा। डिफरेंट डेटा से रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। H2O2 डिकम्पोज होकर के वाटर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। H2O2 डिकम्पोज होकर के वाटर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। अब यहां पे जो डेटा दिया हुआ है वो टाइम और वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर KMnO4। अब KMnO4 का वॉल्यूम यहां पे दिया हुआ है और टाइम, मान लो टाइम के साथ अगर H2O2 का कंसंट्रेशन गिवन रहता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते। लेकिन ये तो यहां पे KMnO4 का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? तो देखो, इसका मीनिंग है कि H2O2 एसिडिक भी होता है और H2O2 तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन दोनों होता है। H2O2 को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है, KMnO4 H2O2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो H2O2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो KMnO4 का रिक्वायरमेंट है, उसका वॉल्यूम टाइम के साथ दिया हुआ है। और इस डेटा के हेल्प से आपको इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब इसमें कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करेंगे, तो गौर से देखो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है K = 2.303/T log A/A-X, याद होगा, मैं पढ़ाया हूं आपको, और एनसीईआरटी का तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ा ही लिए होंगे क्योंकि कंप्लीट हो गया है। इसमें ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, बट ये रेशियो होता है। तो ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन ही यूज होगा, आप मोल भी यूज कर सकते हो रिएक्टेंट का, आप वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, आप मास भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रेशियो है। अब यहां पे क्वेश्चन में डेटा हमें दिया हुआ है टाइम के साथ KMnO4 का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वो KMnO4 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4। तो जिस समय T0 होगा, मीन्स जिस समय रिएक्शन स्टार्ट करोगे, उस समय H2O2 का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा और उसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। प्रोडक्ट का 0 होगा एट टाइम T, H2O2 का एक स्मॉल प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितने हैं? -6। x और x/2 हो गया, ये तो नॉर्मल हम लोग समझते हैं। अब जो डेटा दिया हुआ है उसमें T = 0 पे V0 वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है। इसका मीनिंग हुआ कि जिस समय T0 होगा उस समय आप H2O2 का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो KMnO4 का रिक्वायरमेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, क्योंकि A जितना ज्यादा होगा V0 उतना ही ज्यादा होगा। V0 इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2O2। H2O2 को न्यूट्रलाइज KMnO4 क्यों करेगा? क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V0 के। A-X कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा VT के, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम T पे जितना H2O2 बचा हुआ है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए KMnO4 का रिक्वायरमेंट होगा। तो A-X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। VT इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम T। तो चूंकि दोनों प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट दे दो, फिर अगर रेशियो करोगे A/A-X तो हो जाएगा इधर V0/VT। तो आप अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आप A/A-X की जगह पे क्या पुट कर दो? V0/VT, और इस तरह से आप निकाल लोगे। अब VT कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन रूल होता है कि आप 2 पॉइंट पे पुट करो, मीन्स एक बार T1 पे करो, एक बार T2 पे करो, और दोनों पे K का वैल्यू निकालो और उसका एवरेज जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 डिकम्पोजिशन में टाइम दिया हुआ मिनट में और वॉल्यूम KMnO4 का है मिलीलीटर में 0 टाइम पे 25, 10 टाइम पे 20, 30 पे 20.5। तो इससे हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। देखो जी, ये यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 25 के, क्योंकि T 0 पे है। एट T 10 मिनट में ऐसे आप कोई जरूरी नहीं है कि 2 टाइम पे निकाल के एवरेज निकालो,
किसी एक टाइम पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो ऑल टाइम पे सेम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का या किसी ऑर्डर रिएक्शन का। तो T10 पे मैं निकाल रहा हूं, तो जब T10 होगा तो A माइनस एस किसके प्रोपोर्शनल होगा जी? 20 के। तो K इज इक्वल टू 2.303/T log A बाई A माइनस एक्स कर दो तो 25/20 हो गया। T का वैल्यू 10 रखो, ये हो गया 5/4, तो log 5 माइनस log 4 फॉर्मूला लगा दो log का, इसका वैल्यू पुट कर दिया log का, तो K इज इक्वल टू आ गया 0.023 मिनट इनवर्स। इस तरीका से आप बना सकते हो। नाउ सेकेंड टाइप इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैसियस प्रोडक्ट। ये तो मैं पहले भी आपको बताया हूं कि अगर प्रोडक्ट क्या वॉल्यूम या कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर डेटा दिया हुआ है तो कैसे रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड है, आगे पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हीट कर रहा है तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। जब T 0 होगा तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होगा। एट टाइम T पे मान लो इसके x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो बचा कितने A माइनस एक्स, तो इसका फॉर्म होगा x। जब T टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट टाइम के नहीं होगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जी? रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो A हो गया। अब डेटा क्या दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में? द टाइम और वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट दिया हुआ है। जब T 0 है तो वॉल्यूम भी 0 है, होगा भी क्योंकि प्रोडक्ट है। लेकिन यहां पे दिया रहता है एक और डेटा रहता है, T टेंड्स टू इन्फिनिटी, V इन्फिनिटी दिया हुआ है। मीन्स एक डेटा ये भी रहता है, मीन्स बहुत सारा डेटा है, उस होते होते एक डेटा ये आ गया। तो जब T टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा उस समय जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, उसकी और प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए मैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी लिखा हूं, क्योंकि V इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट टाइम पे जो प्रोडक्ट का आपका वॉल्यूम होगा वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑल रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और A माइनस एक्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा जी? तो ये हुआ VT, क्या हुआ आपका? VT हुआ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और V इन्फिनिटी क्या हुआ? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना था, A माइनस एक्स नहीं हुआ, ये हुआ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और X हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे हो गया V इन्फिनिटी हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और V इन्फिनिटी हुआ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और VT हुआ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T। तो रिएक्टेंट के इनिशियल वॉल्यूम से प्रोडक्ट का वॉल्यूम एट टाइम T पे माइनस करोगे तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? A माइनस एक्स के। तो हो गया। अब फॉर्मूला से निकाल लो, V इन्फिनिटी बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। आप डेटा दिया रहेगा, बना लोगे। इनफाइनाइट टाइम में वॉल्यूम दिया रहेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम T पे दिया रहेगा, वो टाइम पता रहेगा, रेट कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ हेलो, इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस का आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, इसके लिए डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया रहता है? तो टाइम और वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन। जबकि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर में ईस्टर है, एक एसिड फॉर्म हो रहा है, अगर ईस्टर का कंसंट्रेशन टाइम के साथ दिया रहेगा तो आराम से निकाल लोगे। अगर ये प्रोडक्ट तुम्हारा एसिड है, उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ दिया रहेगा, वो भी निकाल लोगे। बट यहाँ पे ना ईस्टर का दिया हुआ है ना आपके एसिड का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है जी? NaOH का दिया हुआ है। अब NaOH का क्या काम करेगा? तो NaOH का काम है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि बेस है। तो यहां पर दिया हुआ है T=0 पे भी V0 वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है NaOH का। मीन जब T टेंड्स टू 0 है तब भी NaOH का V0 वॉल्यूम यूज हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो कहां से हो रहा है? क्योंकि जब T 0 है तो प्रोडक्ट का ऑक्सिलिक एसिड 0 है, तो फिर T0 पे NaOH किसको न्यूट्रलाइज करता है? तो T0 पे NaOH न्यूट्रलाइज करता है कैटलिस्ट के एसिड को। ये जो एसिड आप देख रहे हो जो कैटलिस्ट का है, इस कैटलिस्ट के एसिड को आपका NaOH न्यूट्रलाइज करता है जब T0 रहता है। तो मींस V0 वॉल्यूम जो हुआ, V0 वॉल्यूम T=0 पे जो NaOH का वॉल्यूम यूज होगा वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ
कैटलिस्ट मीन्स H प्लस फ्रॉम कैटलिस्ट, तो V नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? H प्लस के, जो कैटलिस्ट का एसिड है। पहला पॉइंट में मिल गया। अब एट टाइम टी पे तुम्हारा कैटलिस्ट तो ऑल टाइम पे रहेगा, हमेशा रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म हो गया। तो टी टाइम पे जो NaOH का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि टी टाइम पे तुम्हारा NaOH दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। मीन्स Vt से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V नॉट प्लस एक्स के। अब ये पॉइंट यहां से मुझे आगे V नॉट प्लस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब V इन्फिनिटी की बात करते हैं। जब T टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो NaOH का वॉल्यूम V इन्फिनिटी हो गया। जब T टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन गया जी? सॉरी, पूरा का पूरा एस्टर क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनफाइनाइट टाइम पे जो आपके NaOH का वॉल्यूम होगा वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा प्लस कैटलिस्ट के एसिड को करेगा। तो V इन्फिनिटी मींस वॉल्यूम ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट टाइम, दिस volume of NaOH at infinite time will be directly proportional to H plus A। ये क्या हुआ जी? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो एसिड फॉर्म हो रहा है इनफाइनाइट टाइम पे पूरा का पूरा आपका एस्टर एसिड बन गया, तो उस समय एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा A होगा। और V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? H प्लस किसके प्रोपोर्शनल है? V नॉट के। तो H प्लस के बदले मैं क्या लिख दूंगा? V नॉट लिख दूंगा। तो V नॉट प्लस A हो गया। तो V नॉट को इधर फेंक दिया मैं, तो V इन्फिनिटी माइनस V नॉट हो गया। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया जी? V इन्फिनिटी माइनस V नॉट के। ऐसे भी इनफाइनाइट टाइम पे जो वॉल्यूम आपका NaOH का है उस वॉल्यूम में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए? तो V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, क्योंकि T0 पे जो NaOH का वॉल्यूम यूज हुआ है V नॉट, यह वॉल्यूम कैटलिस्ट के लिए है। ये कैटलिस्ट को करता है। जो कैटलिस्ट ऑल टाइम, हर टाइम पे कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेगा, तो ऑल टाइम में किसी भी टाइम पे कार्बोक्सिलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो NaOH का रिक्वायरमेंट होगा वो हमेशा जो NaOH का वॉल्यूम होगा उसमें से V नॉट माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा, क्योंकि V नॉट तो आपका कैटलिस्ट का है। इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हूं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, क्योंकि T इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, जो एसिड का कंसंट्रेशन है, वो किसके इक्वल हो गया है? A के इक्वल हो गया है। और किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, क्योंकि ये V नॉट किसको न्यूट्रलाइज करता है? एसिड, कैटलिस्ट के एसिड को। अब A माइनस एक्स मीन्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो A हो गया आपका यह V इन्फिनिटी माइनस V नॉट। तो A में से x माइनस कर दो, x क्या हो गया जी आपका? x हो गया Vt, किसी पर्टिकुलर टाइम x है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस x तुम्हारा है, Vt मैं लिया हूं यहां पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t, और x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। तो वही बात है, V इन्फिनिटी में से किसको माइनस कर दो? Vt को। तो आपका A माइनस एक्स आ जाएगा। तो A के जगह पे है यह, A के जगह पे है V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, x की जगह पे आपका क्या हो जाएगा? मीन्स एस टाइम t, इसके जगह पे हो जाएगा, x की जगह पे होगा Vt, यहां से देख लो Vt माइनस V नॉट। तो माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये V नॉट, ये माइनस माइनस V नॉट प्लस हो जाएगा, तो V नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा V इन्फिनिटी माइनस Vt। तो इस तरीका से, क्योंकि यहां से देख लो x मैं निकाल लिया हूं, x हो गया है V, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सारे प्रोपोर्शनल ही होगा। Vt माइनस V नॉट हो गया आपका x, और A हो गया है V इन्फिनिटी माइनस V नॉट। तो A माइनस x कितना हो जाएगा? हो जाएगा V इन्फिनिटी माइनस Vt। तो A पता हो गया, A माइनस एक्स पता हो गया, तो रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। K इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2.303 बाई टी लॉग A के जगह पे V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, A माइनस एक्स की जगह पे V इन्फिनिटी माइनस
Vt, और इस तरह से डेटा दिया रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हो। अब इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं। नाउ ए क्वेश्चन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन है, इसमें आपको रेट कांस्टेंट पता करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले ही से क्लियर है। डेटा दिया हुआ है टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ एनर्जी, वही जो मैं थ्योरेटिकली आपको बताया हूं। टाइम जब 339 सेकंड है तो वॉल्यूम एनर्जी का 26.3 है। जब टाइम 589 है तो इतना है, जब टाइम इन्फिनिटी है तो इतना है, मीन्स दिया हुआ है। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, k इक्वल टू 2.303/t log v infinity minus v naught by v infinity minus vt। हियर ऑल सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। मतलब v infinity क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। v naught क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड एट t इक्वल टू 0। vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एनी टाइम t। तो यहां क्या क्या पता नहीं है जी, यहां पे v naught पता नहीं है, t इक्वल टू 0 पे आपका NaOH का वॉल्यूम नहीं गिवन है। v naught निकालना है, जब तक v naught आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक k नहीं निकल पाएगा। तो v naught निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो टाइम पे 339 और 589 दोनों टाइम पे रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303/t log v infinity माइनस v naught by v infinity माइनस vt। t को इधर फेंक दिया तो t 339 है, तो k 339 इज इक्वल टू 2.303 log t जब 339 होगा तो उस केस में आपका v infinity है 39.8 माइनस v naught को v naught रहने दिया, फिर v infinity 39.8, vt कितना होगा 26.3 तक कर दिया। फिर टाइम 589 ले लो सेकंड, तो फिर k इंटू दिस, फिर ऐसे v naught v infinity है माइनस v naught, यहां भी v naught हम लोग को पता नहीं है, v naught ही होगा यहां भी। अब vt इंफिनिटी 39.8 माइनस vt 37.1 यह हुआ। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो तो लेफ्ट साइड में k कॉमन हो गया, 589 माइनस 339, और राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये पार्ट 39.8 पार्ट तो दोनों में होगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो खत्म हो जाएगा ये पार्ट, और आपका क्या आ जाएगा 39.8 माइनस 26 मीन्स ये निगेटिव वाला जो है ये जब इसमें से इसको माइनस करते हैं निगेटिव है, क्योंकि log m बाई n रहता है, तो log m माइनस log n, तो माइनस करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका आएगा log 39.8 माइनस 26.3 ऊपर आ जाएगा, और ए पार्ट आपका इसका नीचे रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद 5 वैल्यू आया है पूरे का, तो k इक्वल टू 2.33/250 log 5 सॉल्व करोगे आ जाएगा। ये कंप्लीट डिफरेंट रिएक्शन है। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, केन शुगर को आज जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, मीन्स शुगर जिसको बोलते हैं सुक्रोज, तो हाइड्रोलाइज होकर के ग्लूकोज फ्रूक्टोज में कन्वर्ट होता है, एवरीबडी नोज, सबको पता है। बट शुगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सब पढ़े होंगे और आगे पढ़ोगे भी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट करता है। सुक्रोज लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्योंकि पीपीएल के प्लेन को यह राइट रोटेट करता है। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो होता है, फ्रुक्टोज लीवो होता है। तो इन्वर्सन ऑफ केन शुगर इसे क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि फ्रुक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 92.4 होता है, जबकि ग्लूकोज का 52.4। तो जिसमें तुम्हारा शुगर अनहाइड्रोलाइज रहता है, मीन शुगर जब सुक्रोज के फॉर्म में रहता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, बट कंप्लीट जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, मीन्स पूरा का पूरा ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों का मोल सेम हो जाता है। बट ऑप्टिकल रोटेशन फ्रुक्टोज का ज्यादा रहने की वजह से नेट सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो फ्रुक्टोज के अकॉर्डिंग हो जाता है, मीन्स लीवर रोटेटरी हो जाता है। मीन्स हाइड्रोलाइसिस से पहले आपका शुगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मीन्स पीपीएल के प्लेन को राइट तरफ रोटेट करता है। बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस solution becomes levorotatory,
मीन्स पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट तरफ रोटेट करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रुक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज, इसलिए ऐसा होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन है, हमें टाइम के साथ ऑप्टिकल रोटेशन दिया रहेगा और बोलेगा इस एबी फॉस्फेट रिएक्शन इसका रेट कांस्टेंट निकालो। तो देखो जी, यहाँ पे सुक्रोज का इनिशियल कांसेंट्रेशन ये माना हूं, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का 0 0 होगा एट टाइम टी पी एम -6, तो इनका एक्सेस होगा क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं बता रहा है। व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, पूरा का पूरा सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया तो इसका 0 होगा और इन दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जितना आप सुक्रोज लिए हो पूरा का पूरा सुक्रोज क्या बन गया है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब डेटा क्या दिया, टाइम क्या मतलब टेबल में क्या दिया हुआ है, टाइम के साथ ऑप्टिकल रोटेशन, जब टी 0 तो थीटा नॉट, जब टी टी तो थीटा टी, जब टी इन्फिनिटी तो थीटा इन्फिनिटी। इससे हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। तो इस काम को करने के लिए मैं पहले मान ले रहा हूं, लेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 1 मोलारिटी सुक्रोज R1, 1 मोलारिटी ग्लूकोज R2, 1 मोलारिटी फ्रुक्टोज R3। इसके हेल्प से मैं थीटा नॉट, थीटा टी, थीटा इन्फिनिटी का वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि थीटा नॉट मीन्स टी इक्वल टू 0 पे बेजल हैज ओनली सुक्रोज, देख लो एट टी इक्वल टू 0 बेजल हैज ओनली सुक्रोज, तो उसका कंसेंट्रेशन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वही होगा। तो थीटा नॉट विल बी इक्वल टू ए R1 एट टाइम टी पे जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसको मैं थीटा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। टाइम टी पे वेजल में सुक्रोज भी होगा A-X, ग्लूकोज भी होगा X, फ्रुक्टोज भी होगा X, तो थीटा टी विल बी इक्वल टू A-X R1 प्लस X R2 प्लस X R3। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जब इनफाइनाइट टाइम लोगे तो सुक्रोज कंप्लीटली ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सुक्रोज का कंसेंट्रेशन 0, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का ए हो जाएगा, तो थीटा इन्फिनिटी इक्वल टू सुक्रोज खत्म, AR2 प्लस AR3, इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस कर देंगे, 3 को 1 से 3 को माइनस करो तो AR1 यहां भी है और इसमें AR2 प्लस AR3, तो ए कॉमन ले लो तो R1 में से R2 माइनस R3 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 4 बना लो। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करो, 2 में से 3 को माइनस करो तो ए थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें A-X कॉमन हो जाएगा, देख लो, क्योंकि यहाँ पे X R2 है और यहाँ पे R2 है, तो X माइनस ए हो जाएगा और A-X निकालोगे तो माइनस R2 हो जाएगा, ए यहाँ पे X माइनस ए हो जाएगा, लेकिन A-X निकालोगे तो माइनस R3 हो जाएगा, तो A-X कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा R1 माइनस R2 माइनस R3। अब इक्वेशन 4 में 5 से डिवाइड कर दो तो इस साइड आ गया थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी, थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी, और इस साइड ए पार्ट दोनों में कैंसिल हो गया, बचेगा A/A-X, तो हो गया। यही तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट होता है, अब इसे पुट कर दिया। तो इस तरह से थीटा टी, थीटा इन्फिनिटी और थीटा नॉट अगर पता रहेगा तो आप केन शुगर के इन्वर्सन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन ऑन इन्वर्सन ऑफ केन शुगर ऑप्टिकल रोटेशन पे क्वेश्चन, ए टू बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, इस ए का ऑप्टिकल रोटेशन प्लस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। डेटा दिया हुआ है टी इक्वल टू 0 पे 24, 20 टाइम पे 7, इन्फिनिटी पे -10। पहले बोल रहा है के निकालो, तो के निकालते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी बाई थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी। आपको फॉर्मूला पता है, टी ले लो 20 सेकेंड्स, टी 20 सेकेंड ले लोगे तो तुम्हारा, और थीटा नॉट होगा 0 टाइम पे जो रहेगा 24, थीटा नॉट 24 हो गया, थीटा इन्फिनिटी पे -10 है, थीटा इन्फिनिटी -10 है तो -24 माइनस -10 तो माइनस प्लस हो जाएगा। थीटा टी 20 पे टाइम पे जो आपका थीटा होगा थीटा टी होगा तो 7 है, तो 7 माइनस थीटा इन्फिनिटी तो माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, तो लॉग 34/17 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो 2 हो जाएगा, और इधर k इक्वल 2.303/20 लॉग 2 हो गया। इसको पुट कर दो लॉग का वैल्यू तो k का वैल्यू आ गया। अब पार्ट बी वो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड टाइम व्हेन द मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, जिस समय ऑप्टिकल रोटेशन में थीटा 0 हो जाए। तो थीटा टी आपको 0 करना है, अब टाइम पता करना है जिस टाइम पे थीटा टी 0 हो जाए।
तो थीटा टी 0, मान लेंगे टी टाइम पे हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी बाई थीटा टी, जिसकी जगह पे 0 ले लिया, माइनस थीटा इन्फिनिटी मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह। तो इस तरह से वैल्यू ऊपर वाला को पुट किया गया, थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी 34 हो जाएगा। यहां हम लोगों ने किया था यह, और के का वैल्यू यहां से निकाला है, पुट कर दिया, ये 10 हो गया, ये लॉग 3.4 हो गया, उसका वैल्यू दिया हुआ है तो 0.5 लिख दिया, और इस तरह से टाइम निकल गया। आप इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने ऐसे मेथड है जिससे हम लोग इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो आपको पहले ही बताया हूं कि फर्स्ट ऑर्डर का पहचान क्या है, जीरो ऑर्डर का पहचान क्या है, बट एक जनरल मेथड में पढ़ा अलग अलग तरीका होता है जिससे हम लोग किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं। इससे पहला है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्लियर है, अगर टी हाफ किसी रिएक्शन का कांस्टेंट है मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्लियर हो गया। लेकिन टी हाफ अगर कांस्टेंट नहीं है तब आपको टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए का पावर 1 माइनस n, जहां पे होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और n रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे आप पता कर सकते हो T1 T2 अगर दो कंसंट्रेशन पे अगर आप ले लेते हो, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे टाइम हाफ लाइफ टाइम T1 है, एक पे T2 है, तो A1 बाई A2 इक्वल क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 का पावर 1 माइनस n। इसको उलट दोगे तो A2 बाई A1 का पावर हो जाएगा n माइनस 1। तो इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो, लॉग ले सकते हो, अगर लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग T1 बाई T2 इज इक्वल टू n माइनस 1 लॉग A2 बाई A1। अब यहां से ऑर्डर निकाल सकते हो, या अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा लॉग T1 बाई T2 बाई लॉग A2 बाई A1। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, n यहाँ पे हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही मैथमेटिकली मैं डिराइव कर दिया, बट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जिसका टी एफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है, टी एफ कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इस पे आपको ये भी याद है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर जीरो कर दोगे तो ए का पावर क्या हो जाएगा आपका 1 मीन्स टी एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का तो जीरो ऑर्डर है। अगर टी n2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए हो जाएगा। इसका मीनिंग अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। तो जीरो ऑर्डर 1 ऑर्डर तो आराम से पता कर सकते हो, लेकिन उसके हाइयर अगर 2 और 3 पता करना है तो 3 ऑर्डर से ज्यादा का होता नहीं है रिएक्शन, तो फिर इसको यूज कर सकते हो। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट एक्सप्रेशन है, बट यू कैन राइट। इसलिए मैं लिखा है, कई बार एग्जाम में एक्सप्रेशन ही देता है कि क्या ऑर्डर के लिए करेक्ट है तो करेक्ट। सेकेंड मेथड इज प्लॉट ऑफ टी एफ वर्सेस लॉग ए, मीन्स किस लॉग टी एफ किसी केमिकल रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम एंड लॉग टी हाफ एंड लॉग वर्सेस लॉग ए यहां पे हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। इसके बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ से भी आप बहुत इजीली पता कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 माइनस n। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट डाल दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट के नहीं ले सकता हूँ, के रहता है रेट कांस्टेंट के लिए, तो मैं के डैश कर दिया यहाँ पे के डैश और ए का पावर 1 माइनस n, जहां पे के डैश है कांस्टेंट। अब आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग के डैश प्लस ये जो पावर है 1 माइनस से पीछे आ जाएगा 1 माइनस ए लॉग ए हो गया, राइट। अब टी हाफ और लॉग ए के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो। डायरेक्टली भी कर सकते हो, y इक्वल एम प्लस सी से कंपेयर भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, या ड्रॉ करो। आपको लॉग टी हाफ एक्सिस रखो, या इस पे लॉग ए, इस एक्सिस का कटिंग पता करना है तो लॉग ए को जीरो करना हो, लॉग ए जीरो करो तो क्या हो जाएगा, ये लॉग टी हाफ इक्वल हो जाएगा लॉग के डैश के, मीन्स ये लॉग के डैश है, यहां से यहां तक इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। जब लॉग ए एक्सिस के कटिंग पता करना होगा तो लॉग टी हाफ को जीरो करना होगा, तो लॉग ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मीन्स इस साइड आ जाएगा अगर आपका,
मीन्स लॉग ए का वैल्यू नेगेटिव होगा, मीन्स ग्राफ आपका इस तरह से होगा। अब थीटा हुआ, तो अब स्लोप क्या होगा, तो कंपेयर करो, ए वाई टू एम एस प्लस सी, सी हुआ लॉग के डैश, एक्स की जगह पे लॉग ए है तो एम की जगह पे 1 माइनस एन है, तो tan थीटा मीन्स स्लोप इज इक्वल टू 1 माइनस एन हो गया। तो आराम से log टी हाफ एन log ए ग्राफ अगर दिया रहेगा तो और उसका स्लोप अगर पता है तो आराम से निकाल सकते हो ऑर्डर। अगर मान लो थीटा दिया हुआ 45, अगर इफ थीटा इज 45 डिग्री देन एम इज इक्वल टू tan थीटा, tan 45 मीन्स 1, तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, एन इक्वल कितना हो जाएगा 0। इस तरीका से आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए भी चाहो, अगर एन का वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा थीटा 45 हो जाएगा, एन का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो tan थीटा 0 हो जाएगा, मीन्स ये आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर हो जाएगा। एन का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो tan थीटा -1 हो जाएगा, तो फिर इस तरह से हो जाएगा। तो सबका आप इस बेसिस पे मीन्स ग्राफ से ग्राफ का स्लोप 1 माइनस एन के इक्वल हो गया और एन आपका ऑर्डर है रिएक्शन का। नेक्स्ट मेथड इज वेंट ऑफ डिफरेंशियल ऑर्डर मेथड। देखो डिफरेंशियल ऑर्डर बेटर रहता है जब एक ही रिएक्टेंट हो, वहां रिएक्टेंट रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता, बट जब 2 रिएक्टेंट है तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन है ए का पावर ए बी का पावर बी में कर दिया जो नॉर्मल होता है। रेट को dx/dt भी लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो dx/dt इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए कंसंट्रेशन बी का पावर बी, यही डिफरेंशियल रिएक्शन है, मतलब डिफरेंशियल रेट है, डिफरेंशियल रेट। अब यहां पे मैं क्या किया कि B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, टेकिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B एज कांस्टेंट। B कांस्टेंट हो गया तो dx/dt इक्वल टू मैं लिख दिया k डैश कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर A, और k डैश क्या हुआ जी, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B। मीन्स एक रिएक्टेंट को कांस्टेंट करके मैं हटा दिया कि हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो ओनली एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, ये तरीका है। तो अब हो गया dx/dt इक्वल टू k डैश a का पावर a। अब मैं मान लिया टाइम t1 पे रेट r1 है एंड कंसंट्रेशन ऑफ a1 है, टाइम t2 पे रेट r2 है एंड कंसंट्रेशन ऑफ a2 है, तो क्या हो जाएगा r1 इक्वल टू हो जाएगा k डैश a1 का पावर a, r2 इक्वल टू हो जाएगा k डैश a2 का पावर a। अब 2 में 3 से डिवाइड करो तो r1/r2 इक्वल टू हो गया a1/a2 का पावर a। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग दोनों तरफ ले लो, तो लॉग r1/r2 इक्वल टू a लॉग a1/a2। r1 r2 दिया रहेगा, a1 a2 दिया रहेगा, तो क्या निकल जाएगा a। यहाँ पे a क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हुआ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a। तो इस तरह से एक के रिस्पेक्ट ऑर्डर निकाल लिया, फिर अगली बार b को कांस्टेंट करके निकाल लो, तब निकाल सकते हो। हालांकि ये वेंट ऑफ मेथड बेटर होता है जब एक ही रिएक्टेंट हो, तो कांस्टेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, डायरेक्ट लोग निकाल लेते हैं। मीन्स एक तरह से एक ही हो तो r1/r2 इज इक्वल टू हो जाता है ऑर्डर n, और ये हो जाएगा आपका लॉग यहाँ पे लगा रहेगा लॉग r1/r2 इज इक्वल टू n लॉग a1/a2। इस तरह से हो जाता है, जहाँ पे n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे a ऑर्डर है और a1 a2 आपके कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट A का एट अलग अलग टाइम पे। जिस समय रेट R1 है उस समय कंसंट्रेशन A1 है, जिस समय रेट R2 है उस समय कंसंट्रेशन A2 है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जस्ट लाइक आपका वेंट ऑफ मेथड ही हो जैसा होता है। कोई रिएक्शन है आपका A प्लस B प्लस C प्रोडक्ट, इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A, B का पावर B, आपने C का पावर C ले लिया,
तो आपको ऑर्डर निकालना, ओवरऑल ऑर्डर होगा A प्लस B प्लस C। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, और रेट dx बाई dt अगर करते हो या dr बाई dt dx बाई dt करते हो, जिसको आप हम लोग R1 मान लेते हैं, मतलब R रेट हमारा R है, R अब इसमें हम लोग करते क्या है कि आइसोलेशन मेथड मीन्स एक को आइसोलेट कर लेते हैं और दो को कांस्टेंट बना देते हैं। मीन्स यहां पे इन दोनों को कांस्टेंट कर लेते हैं, एक को अलग कर देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, टेकिंग B एंड C आर कांस्टेंट, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, रेट R1 इज इक्वल टू, आपका रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डैश मान लिया, K डैश कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर A, यहाँ पे K डैश किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B का पावर B इंटू कंसेंट्रेशन C का पावर C। तो इस तरह से K डैश मीन्स एक कंसेंट्रेशन A के टर्म्स में आ गया। जिस तरह से वेंट ऑफ हम लोग किए थे उस तरह से यहां भी करेंगे। फिर R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 का पावर A हो जाएगा, फिर लॉग लेंगे बन जाएगा, A निकल जाएगा। फिर अगली बार में A और C को कांस्टेंट लेंगे तो B का निकल जाएगा, फिर उसको अगली बार में AB को कांस्टेंट लेंगे तो C का निकल जाएगा। मीन्स एक तरह से हमारा वेंट ऑफ जैसा मेथड है। देखो जी, एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होता है उसमें केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन हो, इक्विलिब्रियम का हो या केमिकल यानी किसी का भी, N2O5 का डिकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन मैक्सिमम होता है। मीन्स IIT के क्वेश्चन बैंक को देखोगे, मेडिकल का देखोगे, तो आप में से फ्रीक्वेंटली यह रिएक्शन मिलेगा N2O5 का डिकम्पोजिशन। यह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप याद भी रखना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एनसी बोर्ड एग्जाम में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, मेडिकल में भी आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है। मीन्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एडवांस में और जेई मेन में, नीट में, तीनों में के 19 के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आया था, आप देखना। तो क्वेश्चन बोला है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2N2O5 एरोसाइन 4N2 प्लस O2 इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। After 30 minutes from start of reaction in a closed vessel, the total pressure developed is found to be 284.5 mmHg, and on complete decomposition, the total pressure is 584.5 mmHg. Calculate the rate of reaction. तो कैसे क्या करेंगे जी, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे 2N2O5 4N2 प्लस O2। क्योंकि सिंस यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में सब कुछ दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग प्रेशर के टर्म्स में ही बात करेंगे। एट टी इक्वल टू 0 पे मान लिया कि N2O5 का इनिशियल प्रेशर P0 है। इनिशियल प्रेशर N2 O2 का 0 होगा बिकॉज इनिशियली दे आर नॉट प्रेजेंट। एट टाइम T माना कि P2O5 का N2O5 का P प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर P प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना, P0 माइनस P। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका 2 मोल NO2 का 4 मोल प्रोड्यूस करता है। इसका मीनिंग हुआ कि इसका 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 प्रोड्यूस करेगा। तो इसका P प्रेशर निकलेगा तो NO2 का 2P प्रेशर प्रोड्यूस होगा। इसका N2O5 का 2 मोल O2 का 1 मोल प्रोड्यूस करता है। इसका मीनिंग हुआ कि N2O5 का P प्रेशर O2 का P/2 प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से एट टाइम T पे मैं लिख दिया। अब क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इनफाइनाइट टाइम पे ही प्रेशर दिया हुआ है, तो एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, कंप्लीट रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का प्रेशर 0 हो गया। अब प्रोडक्ट का प्रेशर कितना होता है, देखो जी, यह बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि इसका 2 मोल इसका 4 मोल बनेगा। तो इसका 1 मोल कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो इसका P0 प्रेशर इसे कितना बन जाएगा, 2P0, और इसका 1 इसका हाफ बनेगा। इसका 2 इसका 1 बन रहा है O2 का, तो 1 कितना बन जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो P0 कितना O2 का हो जाएगा, P0/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट इनफाइनाइट टाइम टोटल प्रेशर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी टोटल प्रेशर है 584.5 mmHg।
तो टोटल प्रेशर निकालते हैं इनफाइनाइट टाइम पे, तो कितना होगा 2P0 प्लस P0/2, दोनों को ऐड करोगे 5P0/2 हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा 584.5। अब यहां से P0 निकाल लिया मैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5, तो 233.8 हो गया। हमें रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक तो इनिशियल प्रेशर चाहिए N2O5 का, जो कि यही ना फॉर्मूला है, K = 2.33/T log A/m-6। तो इनिशियल प्रेशर P0 है जो मैंने निकाल लिया यहां पे। अब मुझे एट टाइम T पे प्रेशर चाहिए किसका N2O5 का, तो T टाइम पे P0 - P प्रेशर है, तो P निकालना होगा। तो यहां पे दिया हुआ है कि जब टाइम 30 मिनट है, 30 मिनट पे टोटल प्रेशर 284.5 है, तो 30 मिनट पे टोटल प्रेशर निकाल लिया। इस तीनों को ऐड कर दिया, P0 - P प्लस 2P प्लस P/2, तो हो गया आपका P0 - P प्लस 2P प्लस P/2। ये प्रेशर हुआ N2O5 का, ये प्रेशर हुआ आपके NO2 का, और ये प्रेशर हुआ O2 का। तीनों का सम किसके इक्वल हो गया 284.5। अब इसको सम करोगे तो P0 प्लस P प्लस P/2 होगा 284.5, तो ये हो जाएगा 3P/2, और P0 को उधर करेंगे, माइनस कर देंगे। P0 का वैल्यू है 233.8, इसमें से माइनस कर दिया तो P का वैल्यू आ गया 33.8। अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो टाइम T पता है, T कितना है जी 30 मिनट। इनिशियल प्रेशर P0 है, P0 - P है, टाइम 30 पे प्रेशर हुआ, तो K = हो जाएगा 2.303/30 log P0 की जगह पर 233.8 बाई P0 233.8 माइनस 33.8, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो K = हो गया 2.303/30 log 233.8/200। मैं एक क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूं जो काफी पैटर्न क्वेश्चन, मीन्स इस तरह के क्वेश्चन जेई आपका मेन एग्जाम हो, एडवांस हो, नीट है, सब में आता है। हाँ, अलग बात है कि एडवांस जब आता है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहता है, चीजें ज्यादा रहता है, बट जेई मेन और नीट में आता है तो उसको सिंपल करके पूछा जाता है, बट क्वेश्चन वही रहता है। आप खुद भी देखो, एडवांस का भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, देखने बहुत बड़ा है बट बनेगा 2 लाइन में। क्वेश्चन दिया हुआ कि फॉर रिएक्शन A + B + C एरोसाइन प्रोडक्ट, पहले ये 2019 का क्वेश्चन है। का क्वेश्चन है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आईटी पूछा था, जेई एडवांस पूछा था, सब में 2 ही रिएक्टेंट था, ए और बी, एरोसाइन प्रोडक्ट, बट इस बार ABC कर दिया। थोड़ा सा चेंज कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो या वो फियर हो जाए कि और फिर क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में रिएक्टेंट A, B, C का कंसंट्रेशन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग रेट गिवन है। अब आपसे बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, आपसे रिएक्शन रेट पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, A का 0.15 मोलारिटी, B का 0.25 मोलारिटी, C का 0.15 मोलारिटी, इज फाउंड टू बी Y × 10⁻⁵ मोलारिटी पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ Y इज, बोला है कि इस रिएक्शन का रेट इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे Y × 10⁻⁵ मोलारिटी पर सेकेंड है। यू हैव टू कैलकुलेट Y, आपको Y बताना है। जेई एडवांस पूछा तो इस तरह से पूछा। सेम क्वेश्चन को अगर जेई मेन पूछेगा और नीट पूछेगा तो कैसे पूछेगा, वो डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, ये पूछेगा, या B या C पूछेगा, तो बहुत इजीली बना लोगे। या पूछेगा व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, बट जेई एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए वो कुछ भी छोटा नहीं किया, मीन्स वो सब कुछ पूछ लिया। मीन्स अगर आप चाहते हो इस Y का वैल्यू बताना तो आपको कैलकुलेट करना होगा रेट। फॉर कैलकुलेशन ऑफ Y वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कैलकुलेट करना होगा। रेट इज इक्वल टू व्हाट, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर m, B का पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C का पावर O,
अब आपको निकालना है MNO निकालना है। ये ऑर्डर हुआ। जब तक आपको रेट तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको MNO का वैल्यू पता ना हो और साथ में रेट कांस्टेंट पता ना हो। मीन्स आपको 4 अननोन निकालना है। उस 4 अननोन के कैलकुलेट करने के बाद आप रेट कैलकुलेट कर लोगे, या रेट कैलकुलेट करने के बाद आप y × 10⁻⁵ से कंपेयर करोगे, जो आएगा y का वैल्यू होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे तो मैं आपको सिखाया हूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन से काम कर सकते हो। डेटा गिवन है, आप गौर से देखो, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो। ए के कंसेंट्रेशन पहला में फर्स्ट स्टेटमेंट में ए का कंसेंट्रेशन 0.2 है, बी का 0.1, सी का 0.1, रेट इज 6 × 10⁻⁵। आपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ए के कंसेंट्रेशन को रिमेन सेम रखा, मीन्स कांस्टेंट रखा। बी के कंसेंट्रेशन को आपने 2 टाइम्स किया, सी के कंसेंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, मीन्स आप ए और सी के कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखे हो, ओनली बी के कंसेंट्रेशन को आप दुगना किए हो। रेट में कोई चेंज आया? नो, रेट रिमेन सेम रह गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, बी के कंसेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, और जिस रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, आई सेड ऑर्डर होगा उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा जी, 0 होगा। मीन्स वो रिएक्शन आपका उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर का होगा, क्योंकि अगर बी के कंसेंट्रेशन से रिएक्शन रेट इंडिपेंडेंट हो गया, इट मीन्स इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन में बी प्रेजेंट नहीं होगा। बी प्रेजेंट कब नहीं होगा, जब तुम्हारा एन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पे ओ रखना ठीक नहीं लगता है, इसलिए MNP में कर दे रहा हूं। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट और सेकंड को यूज करके एन निकाल लेंगे। तो देखो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर करो तो आपको पता चल गया कि बी का ऑर्डर, बी के ऑर्डर क्या होगा जी, 0 होगा, मीन्स एन 0 हो गया। सिमिलरली अब देखो 1 और 3 को देखो, 1 और 3 में 0.2 मीन्स ए के कंसेंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा है, 0.1 बी के कंसेंट्रेशन को भी आपने कांस्टेंट रखा है, सी 0.2 मीन्स आपने सी को दुगना किया। सी को दुगना किया तो रेट भी क्या हो गया, दुगना हो गया। मीन्स किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को 2 टाइम करने से रेट, रिएक्शन का रेट भी अगर 2 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पावर क्या होगा, U1 होगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि बी के रिस्पेक्ट ऑर्डर, सी के रिस्पेक्ट ऑर्डर आपका क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को यूज करोगे तो P का वैल्यू क्या आ गया जी, 1 आ गया। अब आप को M निकालना है ओनली, तो आप किसको यूज करो जी, आप सेकेंड आप यूज करो फर्स्ट और फोर्थ को यूज करो, या फर्स्ट और फोर्थ को भी आप यूज कर सकते हो, या 2 और 3 को भी यूज करो। 2 और 3 को यूज करोगे तो नहीं, दो वेरिएबल, मीन्स ऐसा डेटा यूज करना है जहां पे एक ही वेरिएबल हो, 2 कांस्टेंट हो। तो देखो जी, बी का फर्स्ट और 4 को देखो, बी 0.1 सी 0.1 मीन्स बी और सी कांस्टेंट है, लेकिन ए को आपने 0.2 से क्या कर दिया, 0.3 कर दिया। तो रेट कितना हो गया, मीन्स रेट कितना हो गया, 9 हो गया। मीन्स आपने 0 से 0.3 किया तो कितना बढ़ाया, 1.5 टाइम्स बढ़ाया। मीन्स आपका 0.2 का 0.3 कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो रेट भी कितना हो गया जी, 1.5 गुना हो गया। 6 का 1.5 टाइम्स क्या होगा जी, 9 होगा। इसका मीनिंग हुआ कि जिस रेट से आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया, उसी से रेट भी बढ़ गया। इसका मीनिंग यह हुआ कि एक रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 और 4 एम भी तुम्हारा 1 हो गया। अब ऑर्डर पता चल चुका है, अब हमें रेट क्या निकाला, रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए कोई एक इक्वेशन ले लो फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले लो। रेट इज इक्वल टू, रेट का वैल्यू कितना रखोगे, 6 × 10⁻⁵
रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना रखोगे 0.2 का पावर m1 है। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या रखोगे, बी रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट ऑर्डर क्या है 0 है, लेकिन फिर भी लिख लो 0.1 का पावर 0। सी का कंसंट्रेशन भी 0.1 है, 0.1 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा कि 6 इंटू 10 टू द पावर -5। ए हो गया के इंटू 0.2 इंटू 0.1 मीन्स के इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 बाई 0.02। इसको आप कर सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर -5 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा। ये के का वैल्यू हो गया। अब के का वैल्यू निकल गया, अब आपको रेट निकालना है। तो वी नो दैट इस ये कंसंट्रेशन में जो दिया हुआ है उस पर तो रेट निकाल लो। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट 3 इंटू 10 टू द पावर -3, कंसंट्रेशन ऑफ ये कितना है 0.5, 0.15 का पावर 1, बी का कंसंट्रेशन 0.25 का पावर 0, सी का कंसंट्रेशन 0.15 का पावर 1। अब इसको सॉल्व कर दो तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा 3 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -3 है, और यहाँ पे -2 -4 और ये -3 -7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में आपको लाना है, y 10 टू द पावर -5 के फॉर्म में लाना है। तो रेट इज इक्वल टू आपका हो गया 6.75 10 टू द पावर -5। तो y इज इक्वल टू रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में y इंटू 10 टू द पावर -5, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6.75। इस तरीका से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग 2019 का मीन्स लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, नीट के क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा नहीं बताता हूँ ये सोच करके कि उसमें क्वेश्चन, इसलिए कि उसमें क्वेश्चन बहुत कुछ रहता नहीं है, वैसा कॉन्सेप्ट रहता है जिससे बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है। वो जेई एडवांस क्वेश्चन रहता है, जेई एडवांस एक बड़े क्वेश्चन रहता है। उस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो उस कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आता है जेई मेन और नीट एग्जाम में, एंड यू विल बिकम कैपेबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन नीट, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। फिर भी मैं नीट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और कितना आसान आता है। 45 क्वेश्चन 1 आवर में रहता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन किए हो, सारे फॉर्मूला को दिमाग में रखे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि 50 मिनट से ज्यादा समय चाहिए आपको 45 क्वेश्चन करने के लिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अमोनिया का फॉर्मेशन का दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। कुछ कुछ जैसे एक्चुअल इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू आपको पता है -dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 -dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। यही होगा ना जी, ये करेक्ट हुआ। अब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें किसी में 3 ऊपर रहेगा, किसी में 2 ऊपर रहेगा, किसी में 3 नीचे रहेगा, किसी में 2 ऊपर रहेगा। इस 4 ऑप्शंस बनाकर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो रहता है उसको तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखना चाहिए और दिमाग में आंसर पता चल गया। अब वो जो आंसर है उसको खोजो कौन सा है, फटाफट करो, आगे बढ़ो। 2019 में दूसरा क्वेश्चन आया, इफ K is the rate constant of first order reaction and T is the time required for 99% completion of reaction, तो what will be answer? तो मैं आप सबको सिखाया हूं, T means 96% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम क्या होता है,
t इज इक्वल टू आपको मैं बताया हूं 2.303 बाई के लॉग 1/1 माइनस 99 बाई 100 याद होगा, डायरेक्टली कर लो। तो t इज इक्वल टू हो गया 2.303 बाई के लॉग 1/100 मीन्स 1 हो जाएगा, 100 ऊपर चला गया, 10 का पावर 2 लिख दो तो 2 पीछे यहाँ पे आ गया, log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो t इक्वल हो गया 2.303 बाई के इंटू 2 हो जाएगा। तो देख लो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, डी वाला हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इस तरीका का क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, इसको आप फटाफट कर सकते हो। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा मेडिकल के क्वेश्चंस मींस इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूला क्लियर हो और कैलकुलेशन पे आपको पकड़ हो। और कैलकुलेशन करेक्ट करने के लिए एक तो आपको क्वेश्चन बनाते वक्त दिमाग को वहां रखना पड़ेगा और छोटे मोटे जो टेबल्स है वो आपको याद रहना चाहिए, तो कैलकुलेशन प्रॉपर होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 2019 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन। जेईई मेन के कुछ, जेईई मेन का आजकल बहुत सारे एग्जाम होता है ऑनलाइन होने की वजह से, तो 6-7 पेपर से भी ज्यादा आ जाता है, क्योंकि 5 दिन का एग्जाम हुआ तो 10 पेपर हो जाता है। तो उसमें कोई चैप्टर छूटता नहीं, हर चैप्टर से क्वेश्चन रह जाता है। अब पूरे जेईई मेन का एक 1 ईयर का अगर आप लोगे तो 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसी को देखो। कई क्वेश्चन एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें आप, लेकिन वो उसमें भी कॉन्सेप्ट का ही टेस्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि तो फिर पढ़ो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्लॉट फॉर ए रिएक्शन ओबेइंग अर्हेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर इज गिवन मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर है। K and EA are rate constant and activation energy of reaction. Choose correct option. मीन्स आपको दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है जो अर्हेनियस इक्वेशन को ओबे कर रहा है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 के बीच में लाई कर रहा है, साथ में ये भी दिया हुआ है कि K और EA से रिप्रेजेंट किया जा रहा है रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब उस बेसिस पे दो ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है। ये अलग क्वेश्चन हुआ आपका। इसमें बताना है कि फर्स्ट सेकंड ग्राफ में कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है। ऑप्शन 1 है फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, बी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, सी है फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इस ग्राफ को देखो, ये के और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच ग्राफ है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, एक्टिवेशन मींस अर्हेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो के इक्वल टू ए बाई ई का पावर ई ए बाई आर टी हो गया। अब पहले टेम्परेचर वाला चेक कर लेते हैं। देखो जी, टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर जिसमें 0 होगा तो उसमें ई ए बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ई का पावर इन्फिनिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ई 2.7 वैल्यू होता है ई का, और इन्फिनिटी किसी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो के का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्राफ 0 से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ वो केल्विन स्केल में है, और यहाँ जो टेम्परेचर वो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में है। डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर केल्विन का 273 होता है, इसलिए जब डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 0 होगा तो के का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए ग्राफ यहाँ शुरू हुआ है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट करेक्ट है। अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर t इन्फिनिटी ले लो, बहुत ज्यादा ले लो, तो ये तो क्लियर दिख रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से E बाई आर टी घटेगा। मीन्स t जब बढ़ेगा तो E A बाई आर टी का वैल्यू घटेगा। E A बाई आर टी का वैल्यू घटेगा तो E का पावर E A बाई आर टी का वैल्यू आपका भी डिक्रीज होगा। जब इसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो K का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा, तो सेकंड करेक्ट है। अब यहां देखते हैं EA और K के बीच में ग्राफ देखो, तो जिसमें EA को आप 0 करोगे, EA 0 करोगे तो E का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो K A के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये यहाँ टच कर रहा है।
जब ये को इन्फिनिटी कर दोगे तो ये इन्फिनिटी, तो ई का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ए में इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, मीन्स के 0 हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, मीन्स बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अभी क्वेश्चन को देखो, यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ इंथैल्पी, कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ इंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए बी। एक रिएक्शन दिया हुआ जो ए बी से सी डी बन रहा है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अब मैं ऑप्शन नहीं लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का मीनिंग बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट ए बी यहां पे है, यह इंथैल्पी है किलोजूल में, यह रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मींस टाइम है, रिएक्शन हो रहा है उसको दिखा रहा है। अब ए बी से डी भी फॉर्म हो रहा है और डी यहां फॉर्म हो रहा है और ए बी से सी फॉर्म हो रहा है। आपको पता है कि किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो सी फॉर्म होने का ट्रांजिशन स्टेट यह है और डी फॉर्म होने का ट्रांजिशन स्टेट यह है। अब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो सी के फॉर्मेशन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा जी, देख लो, दोनों का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है, यहाँ 5 है और यहाँ 20 है। 20 में से 5 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 15 किलोजूल पर मोल हो गया। अब डी के फॉर्मेशन का देख लो एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा जी, 15 में से 10 माइनस करो, कितना आ जाएगा, ओ सॉरी ये आपका है, यह होता है एक्टिवेशन एनर्जी, होता है आपके रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो डी के फॉर्मेशन का एक्टिवेशन एनर्जी 10 है, 10 किलोजूल पर मोल, और सी के फॉर्मेशन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 15 है। तो बहुत सारा ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि सी के फॉर्मेशन के जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो डी से कम होगा, तो यही करेक्ट हुआ। तो इस तरह से समझना बहुत जरूरी है कि कोई ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्सन हो रहा है तो किस प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, उसको समझाने के लिए क्वेश्चन बहुत बेटर था। जिस स्टूडेंट्स का एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उस स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे। मुझे लग रहा है कि इस साल और इन फ्यूचर एग्जाम्स में इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आएंगे, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन से केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के TSDM का भी टेस्ट हो जाता है।